हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ कीर्ति सागर। हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट जियोग्राफी क्लास 7 एनसीईआरटी। फर्स्ट टॉपिक है हमारा पर्यावरण। तो देखिए, पर्यावरण को इंग्लिश में बोलते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट शब्द फ्रेंच भाषा के एनवायरनर वर्ड से जो है बना है। इसका मतलब होता है पड़ोस। देखिए, अच्छा, एनवायरनमेंट होता क्या है? जो भी मनुष्य है, जो भी जीव है, हमारे चारों तरफ का आवरण जिसमें हमारा सब कुछ आ जाता है। जैविक और अजैविक घटक मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। देखिए, जैसे जैविक घटक में आ जाता है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, जैसे मनुष्य, जीव जंतु। और अजैविक घटक जैसे जल, वायु या वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, ये सारे क्या हो जाते हैं आपके अजैविक घटक। ऊष्मा को भी आप इसमें काउंट कर सकते हैं। ठीक, तो ये होता है आपका पर्यावरण। एक वर्ड आता है आपका पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है? पारितंत्र होता है आपका जितने भी जैविक घटक होते हैं उनका अजैविक घटक के साथ जो भी परस्पर क्रिया होती है, ठीक, इंटर रिलेट करते हैं आपस में, उसको कहते हैं क्या? पारितंत्र। ठीक, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। एक आता है कि पहले टाइम में लोग क्या करते थे, एक दूसरे से कैसे परस्पर क्रियाएं करते थे। ठीक, इसमें एक आ जाता है आवास। आवास क्या होता है? आवास का अर्थ होता है कोई भी जीव ऑर्गेनिज्म की रहने की जगह, वो क्या होती है? आवास कहलाती है। और एक वर्ड आता है निकेत या इसको निशे बोलते हैं इंग्लिश में। निशे और हैबिटेट के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है? देखिए सॉरी, हैबिटेट होता है किसी भी पर्सन के, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने की जगह, जबकि आपका निकेत होता है कि वो जो जीव है उसके रहने के लिए क्या क्या कंडीशंस जरूरी हैं, तो उनसे जो परस्पर क्रिया होते हैं उसको कहते हैं निकेत। एक वर्ड और टर्म यूज किया गया है आपकी एनसीईआरटी में, वस्तु विनिमय। अच्छा, सोच के देखिए, क्या पहले से ही सिक्के, जैसे आज हमें कोई सामान खरीदना होता है तो हम नोट से जाके सामान लेकर आ जाते हैं, एक मनी से, जिसे आप रुपया कहते हो, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल पहले भी था? जब सिक्के नहीं बने थे तब क्या होता था? तब आपस में जो लोग व्यापार करते थे वो वस्तु विनिमय से करते थे। वस्तु विनिमय मतलब एक वस्तु के उसमें एक्सचेंज करके दूसरी वस्तु खरीद लेना, उसको कहते हैं वस्तु विनिमय। नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हमारी पृथ्वी के अंदर अंदर आंतरिक भाग, हम पृथ्वी का उसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी पृथ्वी के अंदर। देखिए, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, या पृथ्वी में कौन कौन सी लेयर्स हैं, वो किससे मिलकर बनी है, इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। तो फर्स्ट देखिए, हम पढ़ते हैं, पहले एक डायग्राम बनाते हैं। बेसिकली ये हमारी पृथ्वी है और ये इसका सेंटर है। ये कहलाती है हमारी कोड या क्रोड, और ये है हमारा मेंटल, और ये है हमारी पर्वती। बेसिकली क्या है, पृथ्वी में 3 लेयर होती हैं। आंतरिक भाग उसका क्या होता है? क्रोड होता है। पर्वती जो होती है हमारी, इसको बोलते हैं क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट। पर्वती देखिए 2 टाइप की होती है। एक होती है हमारी महासागरीय पर्वती या महासागरीय प्लेट, इसको बोल देते हैं महासागरीय प्लेट। और एक होती है हमारी महाद्वीपीय प्लेट। महासागरीय प्लेट हमारी 5 किलोमीटर तक इसकी थिकनेस होती है, और महाद्वीपीय प्लेट की 35 किलोमीटर तक थिकनेस होती है। देखिए,
जो हमारा महासागरीय प्लेट है ये है हमारी सीमा, और जो महाद्वीपीय प्लेट है ये है हमारी सियोल। सीमा और सियोल क्यों कहते हैं कि बहुत सारी साइंटिफिक स्टडी से पाया गया है कि जो महाद्वीपीय जो आपकी महासागरीय प्लेट होती है ये सिलिका प्लस मैग्नीशियम इनसे बनकर मिलकर बनी होती है, तो इसलिए इसे सीमा कहते हैं। और महाद्वीपीय प्लेट होती है ये सिलिका प्लस एल्युमिनियम इनसे मिलकर बनी होती है, तो इसे हम सियोल कहते हैं। क्रोड जो होती है पृथ्वी की इसको निफे कहते हैं। निफे क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए जैसे जैसे हम पृथ्वी में ऊपर से नीचे की तरफ गड्ढा करेंगे या खोदते जाएंगे तो देखेंगे जो घनत्व है वो बढ़ता जाएगा। तो निफे क्या होता है, देखिए निकिल, और एफी क्या होता है आपका फेरस। वो पृथ्वी का घनत्व इसलिए बढ़ता जाता है क्योंकि जब कभी पृथ्वी बनी होगी तो क्या है जो भारी मटेरियल होंगे वो ग्रेविटी के कारण नीचे चले गए होंगे, और जो हल्के मटेरियल होंगे वो इसकी परपटी या क्रस्ट पे रह गए होंगे। तो जो कहते हैं कि क्रोड जो है पृथ्वी की वो ठोस अवस्था में है जो निकल प्लस फेरस से मिलकर बनी है, और जो परपटी है वो इसकी जो मेंटल है इसका हाफ मेंटल इसका क्या है द्रव लिक्विड अवस्था में भी पाया जाता है। ये स्टडी से ही पता चला है। फिर पढ़ते हैं इसमें कि पृथ्वी में और कौन से पार्ट होते हैं, आंतरिक भागों में हम किसकी जो है गणना करते हैं। देखिए पृथ्वी का आयतन जो है वॉल्यूम वो कैसे डिवाइड है। 1% क्या है इसका क्रस्ट है, 84% मेंटल है, और 15% क्या है इसका कोर है। ठीक, अब बात करते हैं थोड़ा रॉक्स की, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रॉक्स। रॉक्स क्या होता है, देखिए हम सब जानते हैं ये जो प्लेट्स होती हैं, ये जो चट्टानें होती हैं, यही बेसिकली क्या होती हैं जो है आपकी रॉक्स होती हैं। अब देखिए रॉक्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका इग्नियस रॉक्स, दूसरी है आपकी सेडिमेंट्री, और थर्ड है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक क्या होती है, देखिए जब आपकी ज्वालामुखी जो है फूटती है, जब क्या होता है जैसे ये कोई ज्वालामुखी है, क्रेटर है ये इसका, यहाँ से ज्वालामुखी निकल रही है और यहाँ से जो है लावा निकल रहा है। जब लावा ये ठंडा हो जाता है सतह पर तो जो रॉक बनती है उसको कहते हैं हम इग्नियस रॉक। ठीक, उसके बाद क्या होता है जो ये इग्नियस रॉक होती है, अब यही रॉक अगर क्या है खंडों में टूट जाए या पानी के द्वारा भाग कर लिया या हवा के द्वारा ले आ जाए, जब ये अपरदित हो जाती है ये वाली रॉक और एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है इसका फ्लो हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है और कहीं पर जाके ये इकट्ठी हो जाए जैसे, तो इस तरह से जो रॉक बनती है वो होती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक। इसको बोलते हैं अवसादी चट्टानें, और ये इग्नियस क्या होती है आपकी आग्नेय चट्टानें। इग्नियस रॉक को देखिए प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। उसके बाद अगर ये अवसादी चट्टानें और इग्नियस रॉक इन पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा जब प्रेशर पड़ता है, हीट ड्यू टू हीट एंड प्रेशर जब इन पे पड़ता है तो ये अपना आकार बदल लेती हैं और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। इस तरह से जो रॉक बनती है उनको बोलते हैं फाइनली मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक आपके 2 टाइप्स के होते हैं, वो टाइप्स कौन से होते हैं हम देखते हैं। इग्नियस रॉक आपकी 2 टाइप की होती है, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। अंतर्भेदी देखिए क्या होती है इग्नियस रॉक, जब क्या है जो ज्वालामुखी का लावा या पृथ्वी में जो लावा है वो अंदर ही कहीं जा जो है ठंडा हो जाए तो उसको कहते हैं अंतर्भेदी रॉक इग्नियस रॉक। ठीक, और अगर जो लावा है वो पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा होता है, कूल होता है, तो उसको कहते हैं हम बहिर्भेदी रॉक। एक बेसिक उसके लिए थोड़ा सा रॉक साइकिल देख लेते हैं। रॉक साइकिल क्या होता है, जैसे ये कोई ज्वालामुखी का क्रेटर है, लावा निकला, ठीक, लावा निकलने के बाद यहाँ पे जो है वो बन गई इग्नियस रॉक। ठीक, इग्नियस रॉक क्या हुई, ट्रांसपोर्ट हुई किसी कारण से, ड्यू टू ट्रांसपोर्ट
सारे मीडियम होते हैं जैसे वाइंड वाटर, ठीक, तो बन जाती है कौन सी, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स पर या इग्नियस रॉक पे, अब इन पे अगर हीट और प्रेशर आ जाए यहाँ पे, तो उसके बाद जो रॉक होती है वो बन जाती है क्या, मेटामॉर्फिक रॉक। अब अगर इस मेटामॉर्फिक रॉक पे बहुत ज़्यादा आपका प्रेशर और हीट लगे तो ये वापस से जो है लावा बन जाता है, ठीक। लावा और मैग्मा में क्या डिफरेंस होता है, देखिए, जब पृथ्वी के अंदर मॉल्टन जो है, ठीक, जो तरल पदार्थ है जो मॉल्टन फॉर्म में होता है, जब पृथ्वी के अंदर है तो वो मैग्मा कहलाता है, लेकिन जैसे ही वो ज्वालामुखी से बाहर आ गया या किसी भी वजह से सतह पर आ गया तो वो लावा हो जाता है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी बदलती पृथ्वी। इसमें देखिए क्या है, जो हमारी स्थलमंडलीय प्लेटें होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स जिनको कहते हैं आप, ये क्या होता है, जब प्लेट होती हैं ये सारी आपस में जो है क्या है, अलग अलग होती हैं और क्या है, एक दूसरे में टकराती रहती हैं हमेशा, ठीक, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा फोर्सेस लगते हैं हमारी पृथ्वी पर। पृथ्वी पे 2 टाइप के फोर्स लगते हैं, एक होता है हमारा अंतर्जनित बल और दूसरा होता है हमारा बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल देखिए हमारा क्या होता है कि जब पृथ्वी के अंदर मॉल्टन मैग्मा है, जब उसमें से रेडियो एक्टिव वेव्स निकलती हैं, जब मॉल्टेड मैग्मा है तो क्या है, टेम्परेचर भी है और वहाँ पे हीट भी है, तो क्या है, जब निकलने की कोशिश करते हैं तो उसकी वजह से क्या हो, प्लेटों को इधर उधर टकराती हैं आपस में, और क्या, क्योंकि हमारी पृथ्वी खुद भी तो घूम रही है ना, वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट कर रही है पृथ्वी, और पृथ्वी रोटेट भी करती है और रिवॉल्यूशन भी होता है उसमें, तो उसकी वजह से प्लेट मूव करती हैं, ठीक। तो अंतर्जनित बलों के कारण जो आते हैं, जैसे घटनाएं होती हैं, उसमें है एक भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं, वो अंतर्जनित बलों के कारण आती है। बहिर्जनित जो बल है इनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, जैसे पवन बनते हैं, हिमनद, इस तरह की जो आकृति है, अपरदन और निक्षेपण से, जैसे पर्वत, एक दिन में हिमालय पर्वत नहीं बन गया होगा, ठीक, उसी तरह से क्या है, ये बहिर्जनित बलों की वजह से बनती है। अब देखिए ज्वालामुखी आपका क्या होता है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, जो मॉल्टन मैग्मा होता है जब ये बाहर निकलने की कोशिश करता है तो क्या होता है, ये जहाँ से भी निकलता है वहीं पे क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार हो जाता है, बहुत सारा मैग्मा निकलने लगता है, उसको कहते हैं ज्वालामुखी। बहुत सारे पर्वत इसका एग्जाम्पल है, जापान का फ्यूजियामा, तंजानिया का किलिमंजारो, और पूरी प्रशांत महासागरीय जो बेल्ट है, जो रिंग ऑफ फायर जिसको बोलते हैं, ठीक, प्रशांत महासागरीय प्लेट, जहाँ जहाँ महाद्वीपीय प्लेटों से मिल गई वहाँ वहाँ ज्वालामुखी पर्वत है और वहाँ पर हमेशा ऐसे उद्गार होते रहते हैं। सेकेंड है आपका भूकंप। भूकंप देखिए क्यों आते हैं, जब प्लेट्स मूवमेंट करती है, एक तो ये है जब आपस में प्लेट इधर आ रही है इधर आ रही है, तो क्या ये प्लेट नीचे जाएगी ये प्लेट ऊपर जाएगी, ठीक, इसकी वजह से भी भूकंप आते हैं, ठीक, इसको बोलते हैं, एक जब क्या है, जब मान लीजिए ये प्लेटें हैं और ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तब भी तो कहीं ना कहीं जाके जुड़ेंगी नहीं प्लेट्स, तो यहाँ पे भी जो है लावा निकल के आ जाता है। और भूकंप जो है एंडोजेनिक फोर्स की वजह से आता है, पृथ्वी में जब हलचल होती है कोई, तो वहाँ से क्या होता है, भूकंप उसकी वजह से आते हैं। भूकंप में क्या, जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये केंद्र है, यहाँ भूकंप आया, ठीक, यहाँ पे कोई हलचल हुई पृथ्वी में, इसको बोलते हैं फोकस, इसके सीध में यहाँ पर इसको बोलते हैं एपिसेंटर, ठीक। भूकंप हमें कैसे पता चलता है, वेव्स निकलती हैं, बहुत सारी वेव्स होती हैं, जैसे पी एस एल, पी और एस वेव जो होती है वो मेन वेव होती है, एल वेव क्या हो, सेकेंडरी होती है। पी वेव क्या होती है, देखिए ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, ठोस और द्रव दोनों में जो है संचरण करने लगती हैं। एस वेव खाली ठोस में संचरण करती हैं। तो जब एस वेव संचरण करती हैं तो क्या होता है, एक होती है सरफेस वेव, जब सरफेस वेव होती है वो सरफेस से सरफेस, और पी वेव ऐसे करके आती हैं जैसे, ठीक, एस वेव, अगर इनके बीच में मान लीजिए कोई तरल पदार्थ आ गया तो पी वेव तो यहाँ से निकल जाएंगी, लेकिन एस वेव यहीं पर रुक जाएंगी। तो ये था आपका भूकंप। भूकंप किससे नापा जाता है, देखिए सीस्मोग्राफ है भूकंप मापन लेखी, जिससे भूकंप को मापा जाता है, उसको सीस्मोग्राफ कहते हैं, और रिएक्टर स्केल पे जो है भूकंप मापा जाता है।
उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टर्म, वो है आपका कि जलप्रपात। जलप्रपात देखिए, आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि इंडिया में सबसे ऊंचा जो है वो जोग है, सेकंड लार्जेस्ट कर्नाटक में, पहले वही था। सबसे ऊंचा जलप्रपात है वेनेजुएला में एंजल। कुछ स्थलाकृति बनती हैं तरंगों की वजह से या फिर पानी की वजह से या हवाओं की वजह से। एक बार उन पर भी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। कुछ स्थलाकृति बनती हैं, देखिए जैसे नदियों में कौन कौन सी स्थलाकृति बनती है, पहले ये देखते हैं। जैसे ये नदी है, आप जानते हैं कि जैसे ये कोई माउंटेन है, यहाँ से कोई नदी इस तरह से गुजर के आ रही है। जब नदी पहाड़ों पर होती है तो इसका प्रभाव बहुत तेज होता है, तो वहाँ पे ये बनाती है प्रपात, क्या, वाटरफॉल। ठीक, फिर वहाँ से जो है नदी उतरती है, तो जब ये मैदानी रास्ते में प्रवेश करती है तो तिरछे मार्ग पर ये प्रवेश करती है, जैसे इस तरह से कुछ ये इस तरह से प्रवेश करती है। इनको बोलते हैं, ये हो गया नदी का क्या, प्रपात, वाटरफॉल। ये जब ऐसे नदी सर्पिलाकार मार्ग पे चलती है तो इसको कहते हैं विसर्ग। उसके बाद क्या होता है, नदी देखिए जैसे सपोज दैट नदी ने ये रुख मोड़ लिया अपना इस तरह से, ठीक, नदी ने क्या है, ये इसका ये रास्ता यहाँ से कट गया। इसके बाद क्या, इसने विसर्ग बनाया, लेकिन ये फिर ऐसे बहने लगी। तो इस तरह का जो एरिया कट जाता है और जहाँ पानी भरा रहता है तो ये चाप की तरह बन जाता है। इसको कहते हैं चाप झील या गोखुर झील। अब गोखुर झील के आगे जब नदी अपने मुहाने पर आ जाती है, मुहाना कहा जहाँ नदी समुद्र से मिलती है, जब मुहाने पर आ जाती है तो ये बहुत सारी छोटी छोटी वितरिकाओं में बढ़ जाती है। ठीक, इनको बोलते हैं वितरिका। और अपने मुहाने पर क्या करती है, ये जितने भी निक्षेप लाई होती है वो सारे यहाँ पे जमा करना शुरू कर देती है, और इस एरिया को कहते हैं डेल्टा। डेल्टा बहुत ही उपजाऊ मैदान होते हैं, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है, आपको पता है, सुंदर गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का निर्माण करती हैं। अब ऐसे ही कुछ, ये तो थी जो नदी ने इतनी सारी जो है तरह के जो है कुछ आकृति बनाई। समुद्र की तरंगे भी कुछ आकृतियां बनाती हैं, उन्हें देखते हैं। समुद्री तरंगे देखिए कौन सी स्थलाकृतियां बनाती हैं। मान लीजिए कोई चट्टान है, समुद्र में है, समुद्र के पास है, समुद्र की लहरें आई और उसको बीच में से काटना अलग कर दिया, चट्टान इस पे पड़ रही है, ठीक, लहरें काट रही है, तो लहरें क्या करती हैं, एक ऐसा स्थल बना देती हैं, ठीक। इसको कहते हैं समुद्री गुफा। और फिर एक टाइम आता है कि ये जो लहरें होती हैं ये समुद्री गुफा को आर पार भेज देती हैं, तो आकृति हो जाती है कुछ इस तरह से। इसको कहते हैं समुद्री मेहराब। अब फिर देखेंगे आफ्टर सम टाइम यही लहरें इसको काटते काटते इनकी छतरी ऊपर की गायब कर जाती हैं और इस तरह का एक पोर्शन बच जाता है। इसको कहते हैं समुद्री स्टैक, ठीक। तो ये थी समुद्री तरंगे जो लहरें बनाती हैं। कुछ देखिए पवने की जो है कटाव करती हैं, और पवने कौन कौन सी आकृतियां बनाती हैं। पवने देखिए कैसे आकृतियां बनाती हैं। आपको पता है जहाँ पे बहुत ज्यादा पवने चलती हैं, जैसे बालू या रेगिस्तान में, अगर वहां पे कोई शिला खड़ी है, वहां कोई, मान लीजिए कि वहां पे कोई शिला खड़ी है, इस तरह से ये शिला खड़ी है, तो पवन क्या करेगी, उसको नीचे से काटना शुरू कर देगी यहाँ से, तो ये शिला कुछ इस तरह की हो जाती है, ठीक। इसको बोलते हैं छत्रक शिला, ठीक। कुछ होता है, आपने देखा होगा कि जब आप जैसलमेर, अभी कभी आपके जहन में आता है जैसलमेर राजस्थान, तो आप सोचते हैं बालू के बड़े बड़े टिब्बे, तो क्या करती हैं जो पवने होती हैं, बालू एक जगह से उड़ा के दूसरी जगह पर निक्षेपित करती रहती हैं, तो वहाँ पे उसको बोलते हैं बालू के टिब्बे। अगर ये बालू के टिब्बे बहुत बड़े एरिया में हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं लोएस। चीन में बहुत बड़े बड़े लोएस पाए जाते हैं। आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वायु। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वायु। देखिए वायु के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कुछ गैसों का मिश्रण है, जलवाष्प भी उसमें ऐड है। देखिए वायु के संघटक पढ़ लेते हैं। नाइट्रोजन होती है इसमें 78%। नाइट्रोजन क्यों जरूरी होती है, देखिए मनुष्य की वृद्धि के लिए भी, और जो पशु हैं,
पेड़ पौधे हैं उनकी वृद्धि के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पेड़ पौधे इसको डायरेक्ट नहीं लेते, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया, ये दलहन की जड़ में पाया जाता है। ऐसे और भी बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को पौधों के लिए बदल देते हैं। ऑक्सीजन होता है कितना, 21%। ऑक्सीजन हम सब जानते हैं कि हम सब जब इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, पशु और मानव, ठीक, तो जब इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन ले जाते हैं, नाइट्रोजन का भी कुछ पार्ट हम ले जाते हैं और वो हम छोड़ देते हैं CO2 के साथ, ठीक। तो ऑक्सीजन होता है 21%। जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उसमें भी उन्हें ऑक्सीजन वो है उसमें छोड़ते हैं। उसके बाद आता है आपका CO2, 0.03%। CO2 क्यों जरूरी है हमारे लिए? कुछ लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, इट्स ट्रू। ये GHG है, GHG मतलब ग्रीन हाउस गैसों में से एक है और कहते हैं सबसे ज़्यादा यही जिम्मेदार है ग्रीन हाउस गैसेस के लिए। देखिए ये ज़रूरी इसलिए है कि अगर ये ना हो तो पृथ्वी इतनी ठंडी होती कि ये रहने लायक नहीं होती। ये गैस क्या करती है, जो ऊष्मा का विकिरण होता है उसको रोक देती है और पृथ्वी को गर्म रखती है। उसके बाद है आर्गन, 0.093, और फिर उसके बाद है अदर्स। इसमें और गैसेस आ जाती हैं जैसे हीलियम, हाइड्रोजन एंड जो है आपका जल वाष्प, 0.064, ठीक। ये था वायु के समघटक। उसके बाद हम देखते हैं वायु चक्र। वायु चक्र देखिए यही है कि जो भी वायु है वो आपस में वायुमंडल में ही रहती है, ठीक। जो हम इनहेल करते हैं, जो हम छोड़ते हैं ऑक्सीजन, CO2, फिर हम इनहेल ऑक्सीजन करते हैं, फिर CO2 छोड़ते हैं, तो इसी तरह से वायु चक्र मेंटेन रहता है। अब देखते हैं इसके आगे, फिर देखते हैं हम वायु की परतें या वायुमंडल की परतें। देखिए पहला है आपका क्षोभमंडल, कहाँ तक रहता है ये, 13 किलोमीटर हाइट तक रहता है। मौसम संबंधी घटनाएं जितनी भी होती हैं वो सारी क्षोभमंडल में ही होती हैं। उसके बाद आता है आपका समताप मंडल, ये होता है आपका 50 किलोमीटर तक, ठीक। जो प्लेन्स होते हैं वो इसमें उड़ते हैं और एक इम्पोर्टेंट परत ओजोन लेयर, ये क्या करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, इसको UVA और UVBC, ठीक, उनको रोकती है। UVC थोड़े बहुत आ जाती है, UVA जो है बहुत ही हानिकारक होती है। उसके बाद आता है आपका मध्यमंडल, ये होता है आपका 80 किलोमीटर तक, ठीक। इसमें क्या होता है, मध्य मंडल में जितने भी उल्कापिंड जो आ रहे होते हैं वो वायु के घर्षण से इसी परत में आपके जल जाते हैं। फिर आता है आपका बाह्य मंडल। बाह्य मंडल में आपका टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, जितना इन परतों से ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसमें, और आयन मंडल जो होता है इसी बाह्य मंडल की एक परत होती है। इसमें क्या होता है, संचार के जो है उपग्रह वगैरह होते हैं, सैटेलाइट, रेडियो संचार, वो सारा इसी में होता है। फिर आता है आपका बहिर्मंडल, देखिए ये होता है 400 तक, और उसके ऊपर जितना भी है ये होता है आपका बहिर्मंडल। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस हीलियम जैसी हल्की गैसें अंतरिक्ष में यहीं से तैरती रहती हैं। ये तो था वायुमंडल की परतें। उसके बाद देखिए पृथ्वी क्या होता है, सूर्य का कितना भाग जो है वो टेम्परेचर ले पाती है, तो सूर्य का 2 अरब भाग ही पृथ्वी को मिल पाता है, ठीक, या पृथ्वी इतना ही भाग ग्रहण कर पाती है। टेम्परेचर देखिए क्या होता है, ताप एवं शीतलता का एक परिमाण होता है। इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, डिग्री सेल्सियस। हम सब जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, वहाँ पे पानी बर्फ बन जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है, वहाँ पे पानी बाष्प बनने लगता है। उसके बाद आता है कि वायु जो होती है वो वायु दाब भी लगाती है। यहाँ पर वायुमंडल है तो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो भी उस पर वायु दाब लगाता है। अगर जैसे वायुमंडल जो है नहीं है, कहाँ पर, चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है, अगर अंतरिक्ष यात्री जो हवा वाले कपड़े पहन के जाते हैं, अगर वो पहन के ना जाए तो क्या होगा, जो हमारे जो रक्तस्राव है वो इतना दाब लगाएंगे कि वो फट जाएगी और उधर से कोई विपरीत दाब नहीं लगेगा। हमें महसूस नहीं होता है क्योंकि हमारा बॉडी भी तो एक दाब लगाती है ना,
प्रेशर लगाती है, ठीक। तो वायु दाब, देखिए वायु दाब किससे मापते हैं, बैरोमीटर से, और आर्द्रता किससे नापते हैं, हाइड्रोमीटर से। अब आता है आपका नेक्स्ट पवने। पवने क्या होती हैं, पवने, देखिए पवने क्या होता है आपका, पवने होता है बेसिकली गतिशील वायु। गतिशील वायु को क्या कहा जाता है, पवन कहा जाता है। ये जो पवने होती हैं ये 3 टाइप की होती हैं, स्थायी पवने, मौसमी पवने, ठीक, और एक होती है लोकल लेवल पर जो पवने चलती हैं आपकी, ठीक, जिन्हें स्थानीय पवने कहते हैं। स्थायी पवने होती हैं जैसे आपकी ट्रेड वाइंड्स। ट्रेड वाइंड्स क्या होती हैं आपकी, जिन्हें उत्तर पूर्वी ट्रेड वाइंड्स कहते हैं। ये पूरब से चलती हैं और वेस्ट की तरफ चलती हैं। कहाँ से, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ से किधर, 0 डिग्री की तरफ चलती हैं, ईस्ट टू वेस्ट। उन्हें बोलते हैं ट्रेड वाइंड्स या व्यापारिक पवने, ठीक। मौसमी पवने होती हैं, मानसूनी पवने जिन्हें कह सकते हो, जो हवाएं चलती है मानसून के मौसम में, उनकी वजह से बारिश होती है। और स्थानीय पवने देखिए जैसे चिनूक आ जाएगी इसमें, जो प्रेरी में चलती है, और लू आ जाएगी। आप देखते हैं जब इंडिया में गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, तो मानसून के टाइम पे, उस टाइम पे क्या होता है, लूएं भी चलती हैं गर्मियों में, ठीक। फिर आता है आपका आर्द्रता। मैं आपको बता चुकी हूँ आर्द्रता क्या होती है, कि किसी भी दिन वायु में जो जल वाष्प प्रेजेंट होती है उसको कहते हैं हम आर्द्रता। आर्द्रता नापते हैं हम हाइड्रोमीटर से। फिर आता है आपका वर्षा। वर्षा हम जानते हैं क्या होता है, वर्षा जो प्रेसिपिटेशन होता है, जो जल हम प्राप्त करते हैं, ठीक, बारिश के बूंदों के रूप में, चाहे वह स्नोफॉल हो किसी भी रूप में, उसको कहते हैं वर्षा। ये भी 3 टाइप की होती हैं, समवहनी वर्षा, चक्रवाती वर्षा, और जो होती है पर्वतीय वर्षा, ठीक। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जल चक्र। देखिए जल चक्र क्या होता है, जितना महासागरों में जल प्रेजेंट है, जितना भी पृथ्वी पे जल प्रेजेंट है, यही जल एक चक्र में रूप में आता रहता है। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, सागर है। यहाँ से जो है ड्यू टू टेम्परेचर, जब सनलाइट पड़ती है, टेम्परेचर कह सकते हैं, ठीक, टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो ये क्या होता है, ये एवापोरेट होता है। जब ये एवापोरेट होता है तो अपने साथ, जब वायु जो होती है वो गर्म होती है, तो क्या होता है, अपने साथ पानी लेके जाती है वाष्प के रूप में, जल वाष्प के रूप में। यहाँ जैसे जैसे ऊपर आती जाती है वैसे वैसे क्या होती है, ये ठंडी हो जाती है, ठीक। इसका हो जाता है संघनन जिसे कहते हैं, ठीक, कंडेंसेशन यहाँ पे इसका हो जाता है। जब ये संघनन हो जाता है तो एक टाइम पे फिर क्या होता है कि इतनी ज़्यादा भारी हो जाती है कि अब ये ना तो और ऊपर जा सकती है, और ना तो क्या करती है, जो इसकी पानी होता है वो इकट्ठा हो जाता है, और फिर क्या होता है, इस संघनन होकर वापस से बारिश की बूंदों के रूप में यहाँ पे गिर जाता है। तो ये क्या था इसका, एवापोरेशन, जिसे आप बाष्पन कह सकते हैं। ये है संघनन, ठीक, कंडेंसेशन, और जब बारिश हुई तो ये हुआ प्रेसिपिटेशन, ठीक, वर्षण जिसको बोलते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि कुछ पानी एक होता है, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे पत्तियां हैं, ये पत्ता है, ये कोई पेड़ है, और पेड़ की जो है पत्तियां हैं, तो पत्तियों में भी तो पानी रहता है। जब बहुत ज़्यादा गर्म होती है वायु तो पत्तियों का पानी भी अपने साथ ले जाती है, इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक। और ये पानी है, कुछ तो यहाँ पर आ जाता है, कुछ मान लीजिए अगर ये पहाड़ होता, माउंटेन होता, तो माउंटेन पे गिरता, फिर माउंटेन से नदियों के थ्रू आ जाता नदियों में, तो इसको बोलते हैं हम क्या, सरफेस वाटर या रन ऑफ। इसको क्या बोलते हैं हम, रन ऑफ। कुछ क्या होता, अगर मान लीजिए यहाँ पे भूमि होती, बारिश गिरी, ये जल यहाँ पे है, यहाँ पे वो भूमि है, ठीक, लैंड है कच्ची, यहाँ पे बारिश की बूंदें गिरी, ये कुछ भूमि में रिस जाती, इसको बोलते इनफिल्ट्रेशन, ठीक। तो ये क्या होता है, आपका जल चक्र हो जाता है एक तरह से, मतलब जितना जल चाहे जैसे भी हो वो उतना ही वापस लौट कर आ जाता है। इसके बाद पढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। एक पॉइंट आता है आपका लवणता। लवणता देखिए क्या होती है कि 1000 ग्राम वाटर में पर ग्राम कितने जो है नमक है, नमक प्रेजेंट है, ठीक।
तो महासागर की लवणता होती है कितनी, 35 ग्राम पर 1000 ग्राम। मृत सागर की जो लवणता है वो कितनी है, 340 ग्राम पर 1000 ग्राम। यही रीज़न है कि जो मृत सागर में है, अगर वो कितना गहरा है, उसमें आप जो इंसान है वो डूबते नहीं है, तैरते रहते हैं। फिर देखते हैं बेसिकली एक थोड़ा जल का वितरण। देखिए हम जानते हैं पृथ्वी पे कितना जल पाया जाता है, 71% जो भाग है उस पर क्या होता है, जल पाया जाता है। 71% कितना है, 100% वाटर। अब देखते हैं आगे, फिर देखते हैं जल का वितरण। देखिए महासागरों में कितना जल प्रेजेंट है, 97.3%। ग्लेशियर में कितना है, 2%। उसके बाद आता है हमारा ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर कितना है, 0.68%। उसके बाद आता है आलवड़ीय झीलें, ठीक। ये कितना है, 0.009%। फिर आता है हमारा लवणीय झीलें। यहाँ पे जो है तालाब वगैरह भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, फ्रेश वाटर सोर्सेस। लवणीय झीलें 0.009%, ठीक। उसके बाद आता है हमारा वायु। वायु में कितना है हमारा, 0.0019%। अब बचते हैं नदियाँ। नदियाँ हैं हमारी 0.0001%। टोटल ये है 100%। यूपीएससी 2021 या 20 में सेम एनसीईआरटी से आपके क्वेश्चन उठाया गया है, जो इन्होंने जल का वितरण दिया गया है एनसीईआरटी में, ठीक। अब हम पढ़ते हैं, ये सब आप जानते हैं कि 22 मार्च को क्या होता है, जल दिवस, ठीक। 22 मार्च को मनाते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे महासागर परिसंचरण। सॉरी, देखिए फिर पढ़ते हैं हम महासागर परिसंचरण। इसमें देखिए क्या होता है, जो महासागर है उसका जो वाटर है वो परिसंचरण क्यों होता है, करता है, तो उसके देखिए बहुत सारे रीजन है। एक तो है तरंगे, दूसरा है ज्वार भाटा, और तीसरा है करंट, धाराएं। तरंगे देखिए क्यों उठती है, यहाँ सब जानते हैं, जब कोई भी इस सपोज दैट ये बॉल है, कोई ये बॉल है, ये मूव कर रही है, अगर बॉल पे पानी होगा तो अगर ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगी, क्या हमारी पृथ्वी रोटेट करेगी वेस्ट टू ईस्ट, तो इस पे जो पानी होगा वो ऑब्वियसली ईस्ट टू वेस्ट करेगा, ठीक। इसी तरह से क्या है, तरंगे उठती हैं। फिर आता है ज्वार भाटा, क्यों आता है, ये आता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल जो है ग्रेविटी की वजह से, किसके, चंद्रमा और सूर्य। आप करेंगे सूर्य का तो ग्रेविटी लगता ही नहीं है, सूर्य का ग्रेविटी लगता है, चंद्रमा का ज़्यादा लगता है क्योंकि चंद्रमा हमारे पास है, लेकिन सूर्य का भी थोड़ा बहुत ग्रेविटी जो है लगता है, इसी वजह से जो है बृहत ज्वार आते हैं। अगर लगता नहीं तो बृहत ज्वार आने का कोई रीज़न नहीं होता। फिर धाराएं देखिए, ओशिनिक करंट आपको पता ही है, जो पृथ्वी की प्लेट्स संचरण कर रही हैं, महासागरीय प्लेट भी तो मूव कर रही है ना, तो उनके ऊपर जो पानी है वो भी मूव करेगा, उस वजह से धाराएं आती हैं, धाराएं मूव करती हैं। अब आता है सुनामी। सुनामी क्या होता है, जब जो हमारे महासागर है उनकी तरंगें बहुत ऊंची उठ जाती हैं, ठीक, विनाशकारी मोड में आ जाती हैं, तो उसको कहते हैं हम सुनामी। जो जापानी वर्ड है सुनामी, क्यों, क्योंकि जो जापान है वो सुनामी से बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है, यहाँ भूकंप वगैरह बहुत आते रहते हैं। इसका मतलब था पोताश्रय तरंगे। क्यों बोला जाता है पोताश्रय तरंगे इनको, क्योंकि जब ये आते हैं तो जो पोर्ट होते हैं, जो आपके बंदरगाह होते हैं, उनको क्या कर देती हैं कि नष्ट कर देती हैं, ठीक। अब थोड़ा सा ज्वार भाटा को डीप टाइप में पढ़ लेते हैं। ज्वार भाटा, ज्वार भाटा देखिए क्या होता है, समुद्री जल का 2 बार गिरना और 2 बार उठना, ज्वार और भाटा कहलाता है। ट्वाइस इन ए डे होता है, कई जगह 4 भी होता है, वो बहुत जो है अपवाद होते हैं, वैसे 2 बार उठना है। देखिए ज्वार क्या होता है,
जैसे मान लीजिए ये आपका समुद्र है और ये क्या है, कोई महासागरीय प्लेट है, महाद्वीप है, ठीक। तरंगे आई, ये बहुत दूर तक गई, यहाँ तक मान लीजिए गई, तो यहाँ पे हो जाएगा ज्वार हो जाएगा। अब अगर ये तरंगे पीछे हटेगी तो न्यूनतम दूरी तक, जहाँ तक जैसे यहाँ तक पीछे हट गई, पता चले तरंगे आई इस तरह से पीछे हट गई, तो जो ये क्या कहलाएगा आपका भाटा। तरंगों का उठना ज्वार कहलाता है, तरंगों का गिरना भाटा कहलाता है। ये 2 टाइप के होते हैं आपके ज्वार भाटा। ज्वार भाटा देखिए आपका 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका लघु ज्वार और एक होता है आपका बृहद ज्वार। लघु ज्वार में देखिए क्या होता है, जैसे ये अगर आपका सन है, ये अगर आपकी अर्थ है, ये अगर आपका मून है, तो क्या होता है लघु ज्वार में कि जो पानी है, जैसे यहाँ पे ये वाटर है, तो थोड़ा सा सन उस पर मारता है और थोड़ा सा मून मारता है, तो क्या होता है ये पानी जो है इसी उसमें दिशा में मेंटेन रहता है, ठीक। बृहद ज्वार में क्या होता है, ये आपका सन है, ये क्या है मून है और ये आपका अर्थ है, तो सन का भी ग्रेविटी प्लस मून का भी ग्रेविटी, तो अर्थ का जो वाटर है वो इस तरह से इधर को आ जाता है, ठीक। तो ये कहलाते हैं आपके, इनमें तरंगे ज़्यादा ऊंची होती हैं और ये मछली जो मारते हैं लोग मछुआरे, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होते हैं, मछलियाँ सारी आ जाती है किनारे पर, ठीक। तो ये क्या है आपका बृहद ज्वार, ठीक। अब देखते हैं जो धाराएं होती हैं, करंट आपके 2 टाइप की होती है, ठंडी धाराएं और गर्म जल धाराएं। ठंडी जल धाराएं देखिए क्या होती है, जैसे ये पृथ्वी है, ये पोल्स है, ठीक, और ये 0 डिग्री है। कुछ जो वाटर है जो यहाँ पर प्रेजेंट है, जब वो मूव करेगा, ठीक, ईस्ट टू वेस्ट, तो इधर को जाएगा। जो भूमध्य रेखा के आसपास से जो तरंगे आती हैं, ठीक, ये क्या होती हैं गर्म। अब जो तरंगे यहाँ पे थी वो भी तो इधर को मूव करेंगी ना, जब वो मूव करती हैं तो जो ध्रुवों से आती है ये होती है आपकी ठंडी। जैसे लेब्राडोर क्या है आपकी एग्जाम्पल के लिए, ठंडी जलधारा, और गल्फ स्ट्रीम क्या है, गर्म जलधारा। जहाँ पे ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं वो जगह क्या होती है, मछली पालन के लिए बेस्ट होती है, जैसे जापान और नॉर्थ अमेरिका का जो पूर्वी इलाका है वो जो है मछली पालन के लिए बहुत बेस्ट है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए वन घास स्थल और कटीली झाड़ियाँ, इनमें जो है प्राकृतिक वनस्पति को बांटा गया है। वन होते हैं देखिए आपके जहाँ पेड़ बहुत घने रूप में होते हैं, घास स्थल में पेड़ कम होते हैं, घास ज़्यादा होती है, और कटीली झाड़ियाँ रेगिस्तान या सूखी एरिया में होती हैं, ठीक। वन होते हैं आपके देखिए मोस्टली 3 टाइप के, जैसे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं ये आपके भूमध्य रेखा के आसपास के एरिया में होते हैं, ठीक। जैसे अमेजन वर्षा वन, टेम्परेचर भी इनके लिए ज़्यादा चाहिए, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा चाहिए और बारिश भी ज़्यादा चाहिए। अमेजन वर्षा वन उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का जो है एक अच्छा एग्जाम्पल है। रोजवुड और महोगनी जैसे पेड़ यहाँ पे उगते हैं, ठीक। एनाकोंडा जैसे बड़े बड़े शार्क मिलते हैं। फिर आता है आपका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत ही ज़्यादा तादाद में मिलते हैं, ठीक। इनका क्या है देखिए, मध्य अमेरिका में भी पाए जाते हैं। इनके जो वृक्ष हैं वो है साल, सागवान जैसे वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद है शीतोष्ण सदाबहार वन, मध्य अक्षांशों के। शीतोष्ण सदाबहार हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कहाँ पे होता है 23.5 डिग्री तो नहीं होता, वो कर्क रेखा होता है, लेकिन जब हम वनस्पति को पढ़ते हैं तो 30 डिग्री नॉर्थ में मानते हैं, 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ नॉर्थ, या 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ, इनके बीच में जो बोलते हैं वो मध्य अक्षांश है। मध्य अक्षांश के महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर ये पाए जाते हैं, जैसे साउथ ईस्ट अमेरिका, वहाँ पे ये वन पाए जाते हैं, ठीक। उसके बाद है क्या आपका शीतोष्ण पर्णपाती वन, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका, ठीक। फिर आता है शीतोष्ण
पर्णपाती वन। ये आपका क्या होता है, देखिए ये भी मध्य अक्षांशों के साउथ ईस्ट जो है रीजन में पाए जाते हैं। ये आपके साउथ ईस्ट में नहीं होते हैं, शायद साउथ ईस्ट में होते हैं ये वाले, और ये होते हैं आपके इसमें नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाए जाते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट अमेरिका और भी महाद्वीप है जिनमें ये पाए जाते हैं, जैसे चाइना, चिली में ये जो है वन बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। बांझ जो होते हैं इनके जो है पेड़ हैं बांझ, मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर है आपका भूमध्य सागरीय वनस्पति। 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में ये पाई जाती है, उनको भूमध्य रेखीय जो है प्रदेश कहते हैं। ठीक, ये होता है हमारा भूमध्य रेखीय देश जो 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ होता है। भूमध्य सागरीय वनस्पति वो होती है जो भूमध्य सागर के आसपास हो जाती है। इसमें अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को। भूमध्य सागर वनस्पति क्या होती है, जो भूमध्य सागर के आसपास पाई जाती है, इसलिए इसे भूमध्य सागर ये वनस्पति कहा जाता है। लेकिन ये उसकी भूमध्य सागर से दूर भी मिलती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी ये पाई जाती है। यहाँ पे क्या होता है, नींबू वंश के फल जो पाए जाते हैं, नींबू वंश के पेड़ जैसे अंजीर, संतरा, रसदार फल जैसे अंगूर, तो इसीलिए जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है इनको कहा जाता है क्या, फलों का विश्व का फलों उद्यान। ठीक, फिर आता है आपका क्या, घास स्थल या शंकुधारी वन। फिर आते हैं आपके शंकुधारी वन। 50 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच में ये पाए जाते हैं। ठीक, इनको टैगा भी बोलते हैं। इनके जो पेड़ होते हैं वो नरम होते हैं, नरम कास्ट होते हैं। शंकुधारी आपने देखा होगा हिमालय पे जो है इस जाने पर क्या है आपको ऐसे पेड़ मिलेंगे, ऊंचाई पर भी मिलते हैं। इनका जो यूज़ होता है वो पेपर बनाने के लिए यूज़ होता है, या लुगदी वगैरह बहुत जो सॉफ्ट वुड से बनाए जाते हैं। फिर आते हैं घास स्थल। ये भी देखिए 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं शीतोष्ण, जैसे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे साउथ अफ्रीका का डांस, ठीक, ऑस्ट्रेलिया का डाउन, साउथ अफ्रीका के वेल्ड, वो क्या है शीतोष्ण घास स्थल है आपके मध्य अक्षांश में पाए जाते हैं महाद्वीपों के भीतरी भाग में। इसका एक एग्जाम्पल है जैसे प्रेरी। यहाँ पे बाइसन जैसे जो है जानवर पाए जाते हैं, जंगली भैंसे। ठीक, ये बहुत ही पौष्टिक घास पाई जाती है इनमें, और एंटीलोप वगैरह इसमें पाए जाते हैं। फिर आते हैं उष्णकटिबंधीय घास स्थल, जैसे सवाना। ठीक, ये क्या होते हैं उष्णकटिबंध में पाए जाते हैं, और इनकी जो घास होती है वो 3 से 4 मीटर ऊंची हो जाती है, और कहीं कहीं पेड़ वगैरह मिल जाते हैं इक्का दुक्का। और इनका जो है जिराफ जैसे बाघ, तेंदुआ, इस तरह के जो है जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद आता है आपका कटीली झाड़ियाँ। ये आपके रेगिस्तान में पाए जाते हैं। अगर रेगिस्तान में जैसे बबूल, खजूर, तो ये रेगिस्तान में जहाँ रेत वगैरह होता है, ठंडे रेगिस्तानों में जैसे फर्न, लाइकेन ऐसी जो पाई जाती है उसको जो है टुंड्रा प्रदेश बोलते हैं। जो ज़्यादा ऊंचाई पे मिलते हैं उनको बोलते हैं फर्न